गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ठीक है, जो हमारे देश में या हमारे इंडिया में ही ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग क्या है, गरीब हैं। बहुत रास्ते में ही आप निकलिए तो देखिए कितने लोग भीख मांगते दिखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको ही बिज़नेस बना के बैठे हैं। तो मतलब इंडिया में क्या है कि पॉवर्टी जो एक है वो बहुत ज़्यादा रेट में है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि पॉवर्टी को एज अ चैलेंज क्या देखा गया हमारे इंडिया में या कहीं पे भी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो चैप्टर में सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं हम। दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया पॉवर्टी। देखिए, जैसा कि हमारी इंडिया क्या है, एक आज़ाद कंट्री है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया है। इसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस, मतलब जो परेशानियां और दिक्कतें फेस की गई, देखी गई इंडिया के अंदर, किस रूप में, एज अ पॉवर्टी, गरीबी के रूप में जो देखी गई, इस चैप्टर में हम वही चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो जो इंडिया में क्या है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो है ये डिफ़िकल्टीज़ जो है पॉवर्टी की एज अ चैलेंज वहाँ पे देखा गया। तो ये चैप्टर उसी चीज़ से डील करेगा। तो आइए देखते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग दीज मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, जैसे कि हम मल्टी डायमेंशनल क्यों कहेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या है, इसके अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स होंगे, किस चीज़ के, प्रॉब्लम्स के, परेशानियों की, जो अलग अलग तरह की परेशानियाँ हम देखेंगे इस चैप्टर में। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। इस चैप्टर के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी को एक सोशल साइंस के अंदर देखा जा रहा है, मतलब कि हमारे जो समाज में है उसमें पॉवर्टी को क्या देखा जा रहा है। तो पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी जो है वो इंडिया में ट्रेंड, जैसे लोग कहते हैं ना कि आज के समय में ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब फैशन जिसको कहते हैं कि मतलब आज के समय में यही चलन है। तो इंडिया के अंदर क्या था उस समय, गरीबी का जो था वो चलन था। एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। और ये चीज़ों को वहाँ पे पॉवर्टी लाइन से डिस्कस किया जाता था। जैसे कि जब यहाँ पे हमारे यहाँ जनगणना होती है और मतलब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कराती है जब, तो वहाँ पे ये डिफ़ाइन किया जाता है कि कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो रिच में आते हैं, पॉवर्टी में आते, जो गरीबी में आते हैं, एजुकेटेड में आते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये सब सर्वे के थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के अंदर भी जो है, वर्ल्ड के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को पॉवर्टी लाइन से डिफ़ाइन किया गया था। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट। देखिए, जो भी पॉवर्टी का, गरीबी का जो भी कॉज था, कारण था, उसके साथ साथ उसको रिमूव करने के लिए, एंटी पॉवर्टी मतलब उसको रिमूव करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट ने, मतलब जो कदम गवर्नमेंट ने उठाए, जो भी तरीके उन्होंने अपनाए हैं इस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए, ये सारी चीज़ों को हम साथ में ही डिस्कस करते रहेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी को उसके अंदर कैसे डिफ़िकल्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस फेस किए गए एज अ पॉवर्टी, और साथ ही साथ यहाँ पे हम उसके एंटी पॉवर्टी मेजर के बारे में भी साथ में डिस्कस करेंगे, जो गवर्नमेंट ने उसके लिए नियम कानून या कह लीजिए जो स्कीम्स निकाली, योजनाएं निकाली कि किस तरीके से गरीबी को मिटाया जाए। तो उन सारी चीज़ों को भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। द चैप्टर एंड्स विथ ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। मतलब ये चैप्टर जो है वो एंड होगा किसकी तरह, जब पॉवर्टी का, जो गरीबी का जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन के पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन आवर डेली लाइफ वी अक्रॉस मैनी पीपल
हु वी थिंक आर पुअर। देखिए हमारे डेली लाइफ में क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमको देखने को मिलते हैं जो क्या है और जो सोचते भी हैं कि वो क्या है, गरीब हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस। वो कौन हो सकते हैं? जैसे जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो लेबर्स हैं गांव में, इन विलेजेस में, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जगीज इन सिटीज़। अब देखिए जगीज क्या हो गया, जैसे झोपड़पट्टी आपने देखी होगी, मुंबई वगैरह में चले जाइए तो आपको दिखेगी कि एक जैसे चौल टाइप का बना रहता है जहाँ पे मड और आयरन की शीट से लोग अपना घर बनाते हैं। तो वो छोटे छोटे जो कमरे बने हुए तो उसको कहते हैं जुगीज़ इन सिटीज़। वो सिटीज़ में ऐसे बनाए जाते हैं। वहाँ पे उस जगीज़ की तरह ही बहुत सारे जो हैं घर ऐसे ही बने हुए रहते हैं, ओवर क्राउडेड मीन्स भरे हुए रहते हैं सिटी के अंदर। तो वो लोग क्या है, उन लोग वो एक लेबर की तरह होते हैं जिन लोगों के पास घर ज़मीन नहीं है। वो लोग क्या सोचते हैं कि वो कितने पुअर हैं, गरीब हैं। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर। वो क्या हो सकते हैं, या तो वो डेली वेजेस वर्कर है, मतलब पर डे काम करके जो अर्न करते हैं उनको कहते हैं डेली वेजेस वर्कर। मतलब पर दिन के जो पैसे पे डिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, मतलब उनका कोई महीने भर की सैलरी उनको नहीं मिलती। वो एक दिन काम करेंगे तो उनको एक दिन का पेमेंट किया जाता है। एट कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर। देखिए वो जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, पर डे काम करते हैं और अपनी पैसे लेकर चले आते हैं। और जो चाइल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो ढाबास पे जो काम करते हैं, जो जगह जगह ढाबा होता है, अपने बच्चों को वो लोग वहाँ लगा देते हैं ताकि वो भी वहाँ काम करते हैं। तो जो लोग पुअर होते हैं, जिनके पास घर भी इतनी अच्छी नहीं है, जो लैंडलेस है, जिनके पास घर भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो लोग ऐसे रहते हैं। वो लोग पर डे के हिसाब से काम करते हैं, पर डे अर्निंग पे, और अपने बच्चों को भी वो लोग ढाबा वगैरह पे काम करने के लिए लगा देते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स। मीन्स कि वो लोग क्या हो सकते हैं, वो भिखारी भी हो सकते हैं। बेगर्स मीन्स भिखारी, भिखारी भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ वो आप नॉर्मली भिखारियों को देखिए तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कटे फटे कपड़ों में घूमते रहते हैं। तो वो लोग भी क्या सोचते हैं कि वो कितने गरीब हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। ये इस तरीके से अगर हम भी अगर अपने घर के बाहर निकले तो हमें चारों तरफ कहीं ना कोई भिखारी दिख ही जाएगा। तो क्या है, इस तरह से वहाँ पे ऑल अराउंड मतलब हर तरफ उनको अपने क्या एक गरीबी दिखी। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। मतलब साथ ही साथ ये भी फैक्ट था कि वहाँ पे हर एक चौथा पर्सन क्या था, इंडिया के अंदर क्या था, गरीब था, पुअर था। दिस मीन रफली 270 मिलियन 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। मतलब कि इसका कहने का मतलब था कि 2011-12 के अंदर 270 मिलियन मीन 27 करोड़ लोग जो इंडिया के अंदर थे, रफली अगर मेज़र किया जाए, मतलब कोई अनुमान किसी डेटा से नहीं, एक कहते हैं ना कि एक अनुमान लगा लीजिए कि इतना हो सकता है। तो अंदाजा के हिसाब से 270 मिलियन लोग और 227 करोड़ लोग जो थे वो इंडिया के अंदर क्या थे, गरीब थे। कब? 2011 एंड 12 में। दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये भी था कि इंडिया जो थी हमारी वो क्या थी, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सिंगल पुअर थी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। दीज इलस्ट्रेशन द सीरियस ऑफ द चैलेंजेस। तो ये क्या था, एक सीरियस चैलेंज था इंडिया के अंदर। कब? 2011-12 में। तो यहाँ पे दो टिपिकली केस ऑफ पॉवर्टी, मतलब दो ऐसे टिपिकल केस गरीबी की यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पहला है अर्बन केस। ठीक है। अर्बन केस कहने का मतलब है कि वो जो शहर के अंदर आते हैं। शहर के अंदर कैसे केस? तो देखिए 30-year-old राम सरान वर्क एज डेली वेजेस लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल। यहाँ पे 33 ईयर्स के एक बूढ़ा आदमी था जो जिसका नाम था राम सरान, जो काम करते थे डेली वेजेस लेबर पर। कहाँ पे? व्हीट फ्लोर मिल, जहाँ पे आटे बनाए जाते हैं। ठीक है। नियर रांची इन झारखंड। वो रांची में जो झारखंड के पास थी वहाँ पे वो काम करते थे। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ। वो ईजिली मैनेज कर लेते थे 1500 रुपये पर मंथ कमाने का। व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट, जब उन्होंने जब उन्हें लगा कि उनको
काम की ज़रूरत है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑफेन दीज मनी, द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ, वो जो मनी वो 1500 रुपये कमाते थे वो भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं थी, मतलब कि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि वो अपने पूरे घर को चला सके, जिसमें 6 लोग थे, दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन। उसके 6 लोगों के परिवार में उसकी बीवी, उसके 4 बच्चे जिनका एज था बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ, ठीक है। तो इतने लोग थे उसके घर में और वो सिर्फ 1500 रुपये कमाता था। जब उसने ये देखा कि वो उतने भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं थे, तो फिर क्या हुआ, देखिए ये राम सरान की एक पिक्चर के थ्रू स्टोरी दिखा रहा है कि ये व्हीट फ्लोर मिल की जगह पे वो काम कर रहा है, उसके घर में रहने वाले इतने लोग थे। He has sent money home to his old parent who live in a village near रामगढ़। साथ ही साथ वो क्या करता था, पैसे भेजता था अपने घर, जहाँ पे उसके बूढ़े माँ बाप भी रहा करते थे, जो कि कहाँ था, रामगढ़ के पास था। वो गांव कहाँ था, रामगढ़ के पास था। हिज फादर अर्न लैंडलेस लेबर, उसके जो पिताजी थे, जो राम सरान था, उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, वो एक लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास कोई भी तरह की ज़मीन नहीं थी, जो कि डिपेंड ऑन राम सरान एंड हिज ब्रदर, जो कि डिपेंडेंट थे किस पे, अपने बेटे राम सरान और उसके भाई पे डिपेंडेंट थे। उसका भाई कहाँ रहता था, हु लिव्स इन हजारीबाग, वो कहाँ रहता था, हजारीबाग में। राम सरान लिव्स इन ए 1 रूम रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती। राम सरान जो थे वो कहाँ रहते थे, एक छोटा सा घर था जो कि रेंट किया हुआ घर था, जो कि एक भीड़ से भरी बस्ती के अंदर, जो कि सिटी के आउटस्कर्ट मीन्स सिटी के सरहद पे, मतलब जो कि शहर से भी न जुड़ा रहे और शहर के बाहर भी ना रहे, तो सरहद पे, मतलब सिटी के सरहद पर ऐसा कोई बस्ती था, जहाँ पे जो कि काफ़ी भरा हुआ बस्ती था। वहाँ पे एक छोटा सा रूम उन्होंने रेंट हाउस लिया था और जहाँ पे वो रहते थे। इट इज़ अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टेट, मतलब वो छोटी सी एक लकड़ी की बनी हुई और या मेटल की बनी हुई वो थी, उसकी लकड़ियों और पत्थरों से बनी हुई छोटी सी एक टेम्परेरी, जैसा मैंने आपको बताया ना, जगीज़ होते हैं जो ढेर सारे क्राउडेड में होते हैं, जहाँ छोटे छोटे मड और मड से बने हुए झोपड़ी टाइप के घर होते हैं, तो वो वैसे ही कुछ ऐसा था जहाँ पे वो बना हुआ था ब्रिक्स और क्ले से बन के, उसी में वो टेम्परेरी वहाँ पे रहते थे। हिज वाइफ संता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउस, और जो उनकी बीवी थी शांता देवी, वो एज अ पार्ट टाइम मेड की तरह, मतलब नौकर की तरह, वहाँ पे मेड की तरह जो घर घर जाके लोग काम करते हैं, वो कुछ घरों में वो वहाँ पे काम करती थी। एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर ₹800, और किसी तरीके से वो 800 रुपये और कमा लेती थी, इतना मैनेज वो कर लेती थी। दे मैनेज अ मेगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, वो बहुत कम ही मतलब मैनेज कर पाते थे कि वो 2 वक्त के लिए चावल दाल जैसे खाने को वो मैनेज कर सके। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, पर वो इतना ही काफ़ी नहीं था उन सब के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 6 लोग का परिवार था, उनके 4 बच्चे, उनकी बीवी, इतने लोग थे। हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन ए टी शॉप, उनका जो बड़ा बेटा था वो क्या था, एक चाय की दुकान पर एक हेल्पर था। टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, ताकि वो अपनी फैमिली को कुछ हेल्प कर सके। एंड अर्न अनदर 300, और वो क्या करता था, 300 रुपये कमाता था उस चाय के शॉप से। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, और जो उसकी 10 साल की लड़की थी वो अपने छोटे भाई का, सिबलिंग का अपने ध्यान रखा करती थी। मतलब पिता जो थे वो भी व्हीट फ्लोर मिल पे काम करते थे, माँ जो थी वो मेड थी, और बड़ा भाई जो था वो चाय के शॉप पे काम करता था। साथ ही जो उसकी 10 साल की बहन थी वो क्या थी, अपने भाई को संभालती थी। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इन
इन लोग 4 बच्चों में से कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे जो स्कूल जाया करते थे। दे हैव ओनली 2 पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। हर किसी के पास 2-2 जोड़ी कपड़े ही थे वहाँ पे। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेरेबल। नए कपड़े तभी वो लोग खरीदते थे जब उनके जो पुराने कपड़े होते थे वो पहनने लायक ही नहीं बचते थे। अनवेरेबल मीन्स जब वो कपड़े पहनने लायक न बचे, बुरी तरीके से फट जाएं तब। शूज़ आर अ लग्जरी। शूज़ तो उनके लिए एक जैसे लग्जरी की तरह था। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो शूज़ खरीद सकें। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश। यहाँ तक कि उसका जो सबसे छोटा बच्चे थे, जो उनके सबसे छोटे बच्चे थे, वो उनकी हेल्थ जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। अल्प पोषित जिसको कहते हैं, जो जिनके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा कम होती है, जो हेल्दी नहीं होते हैं, तो वो बच्चे होते हैं अंडर नरिश्ड। ठीक है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल सिक। यहाँ तक कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि कभी अगर वो गलती से बीमार पड़ जाए तो वो उसको हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर दिला सके। तो ये हो गया एक अर्बन एरिया का। ठीक है। अब एक केस है रूरल केस। ठीक है, रूरल एरिया का केस है ये। लक्ष्य सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। देखिए, लक्ष्य सिंह जो था, एक नाम का लड़का था जो कि कहाँ से रहता था, एक स्मॉल विलेज से रहता था, मतलब छोटे से गांव में रहा करता था। नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ था, उत्तर प्रदेश के पास कोई मेरठ गांव था, वहाँ पे वो रहता था। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड। उसके फैमिली में उसकी खुद की कोई भी लैंड नहीं थी। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर। जो वहाँ पे बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो खेती बाड़ी करते थे, बड़े बड़े फार्मर्स थे, उनके यहाँ पे वो जॉब किया करता था। वर्क इज़ इरेटिक एंड सो इन इनकम। मतलब वो इतने अच्छे काम नहीं थे और ना ही उनकी इनकम जो है इतनी अच्छी नहीं थी। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डे वर्क। जब वो पूरे दिन कड़ी मेहनत करता था तो उसको सिर्फ 50 रुपये ही वो अर्न कर पाता था। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलेटिंग इन द फार्म थ्रू अ डे। बट उनके पास जैसे कि कुछ फ्यू किलोग्राम ऑफ wheat, दाल और इवन वेजिटेबल, और साथ ही साथ फार्म में टॉयलेटिंग का भी वहाँ पे उनको मिल जाता था। द फैमिली ऑफ 8 कैनॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील और डे। उनकी जो फैमिली थी ना, वो इतना भी मैनेज नहीं कर पाती थी कि वो 2 वक्त का ठीक से प्रॉपर खाना ले आए। लक्ष्य लिव्स इन ए कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। मतलब कि जो लक्ष्य थे वो कहाँ रहते थे, वो जो लखा था वो कहाँ रहता था, वो एक कच्चे झोपड़े में। कच्चा हट जो होता है, जो बैम्बू और झाड़ से बना होता है, सूखे घास वगैरह से जो बना होता है, उस तरह के किसी घर में वो रहा करता था। उस गांव के एकदम जो हट के गांव से होते हैं, कोने में बॉर्डर पे, उस तरीके की जगह पे वो वहाँ पे रहता था। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग अ फायरवुड इन द फील्ड। जो उस फैमिली की, उसके फैमिली की जो भी औरतें थीं, वो क्या करती थीं, अपने पूरे दिन को चारा काटने में, चॉपिंग फॉडर मीन्स चारा काटने में, और साथ ही साथ जलाऊ लकड़ी, फायरवुड इन द फील्ड में से, मैदान में से जलाऊ लकड़ी को इकट्ठा करने में निकाल देती थी। हिज फादर अ टीबी पेशेंट। उसके पिताजी जो थे, लखा के जो फादर थे, वो क्या थे, टीबी पेशेंट थे। पास अवे 2 ईयर अगो, और वो ऑलरेडी 2 साल पहले ही वो मर चुके थे। ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उसको प्रॉपर मेडिकेयर दे सके, इतनी दवाई ला के दे सके, तो वो 2 साल पहले ही वो गुजर गए थे। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़। और अब उनकी जो लखा की जो माँ थी, वो भी उस सेम डिजीज़ से ही, सेम बीमारी से ही जूझ रही थी। एंड लाइफ इज़ स्लोली, और उनकी जो लाइफ थी वो धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा वीक होती गई, कमज़ोर होती जा रही थी। एबिंग अवे ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल। उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी था। लखा नेवर वेंट देयर, पर लखा जो है वो कभी भी स्कूल नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज
10 year old, और उसने तब से ही 10 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर, कुछ साल में उसके पास को कभी एक बार ऐसा होता था कि वो नए कपड़े खरीदता था। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली, यहाँ तक कि साबुन और तेल भी जो था उसकी फैमिली के लिए ये एक लग्जरी चीज़ में माना जाता था। तो यहाँ पे बोल रहा है स्टडी द अबव केस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। इस ऊपर के दोनों केस को पढ़ करके गरीबी का जो केस था उसको आपने पढ़ा, तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप कुछ ऐसे इश्यूज, परेशानियाँ जो कि रिलेट करते हैं किससे, पॉवर्टी से, गरीबी से। जैसे पहला क्या था, लैंडलेसनेस मीन्स जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, ना फार्मिंग के लिए ना रहने के लिए, ऐसे। अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके पास जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। साइज़ ऑफ फैमिली, ड्यू टू बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मतलब लंबी फैमिली और कमाने वाला सिर्फ एक है और फिर भी उसको इतने पैसे ऑन वो नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक क्या है, पॉवर्टी का कारण ही है। इलिटरेसी, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं, एजुकेशन दिला ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी क्या रहेगी, इलिटरेट ही रहेगी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हुए तो क्या लिटरेसी लेवल भी क्या हो जाएगा, एक बढ़ता रहेगा। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, यहाँ तक के पैसे नहीं हैं तो वहाँ की हेल्थ, उन लोग की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि पैसे नहीं है तो वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ना वो न्यूट्रिशन खरीद सकते हैं, ना अपनी हेल्थ के लिए दवा कर सकते हैं, तो उनकी पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन भी होगी। चाइल्ड लेबर, क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा वो अर्न ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको अपने बच्चों को भी वहाँ पे काम कराना पड़ रहा है, तो चाइल्ड लेबर भी एक इशू हो गया। हेल्पलेसनेस, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कोई तरह की मदद ही नहीं मिलती, जॉब ही नहीं मिलता, तो क्या हो गया, वहाँ पे भी वो एक प्रॉब्लम आ गई हेल्पलेसनेस की। तो ये 2 केस पढ़ने से हमें कुछ ऐसे इश्यूज पता चले हैं जो गरीबी से उभरते हैं। तो पहला है लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस। ठीक है। द 2 typical case illustrate many dimension of poverty। इस 2 केस से हमें कई तरह के पॉवर्टी के डायमेंशंस को दिखा दिया गया है, अलग अलग पार्ट्स को दिखा दिया गया है, गरीबी की क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ये सारे की चीज़ों के बारे में हमें दिख गया। दिस शोज़ दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। इसने ये भी दिखाया कि गरीबी की वजह से खाने की कमी और रहने की कमी, लैक ऑफ शेल्टर मीन्स रहने की भी कमी है। इट ऑल्सो इज अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और ये एक ऐसी सिचुएशन भी दिखाया जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने के इतने काबिल नहीं हैं, इतने नॉट एबल हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। और सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैनॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, और यहाँ तक के जो बीमार लोग हैं, जो बीमार माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, वो किसी तरह की ट्रीटमेंट को इवन अफोर्ड भी नहीं कर पाते। पॉवर्टी ऑल्सो मीन लैक ऑफ क्लीन वाटर। गरीबी का एक ये भी मतलब है कि वहाँ पे क्लीन वाटर की कमी है, सैनिटेशन मतलब कि टॉयलेट की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि देखिए जब वो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं तो हो सकता है कि उस पूरे झोपड़पट्टी में सिर्फ एक बाथरूम हो, तो इतने लोग अगर वहाँ जाएंगे तो कैसी गंदगी और ये सारी चीज़ें रहेगी, तो वहाँ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, अच्छी पानी नहीं आती, अच्छे पानी नहीं आएंगे तो क्या होगा, डिजीज़ की जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगी। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ इरेगुलर और रेगुलर जॉब्स, वहाँ पे रेगुलर जॉब की भी कमियां हैं। एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, जो कि एक मिनिमम डिसेंट लेवल पे भी नहीं है, जो भी है पर डे के हिसाब से, आज मिला काम तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इन सारे का मीन क्या है कि लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, वो जो अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो हेल्पलेसनेस पे जी रहे हैं। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इलिटरेट। जो गरीब लोग हैं वो इस सिचुएशन में जी रहे हैं कि वो क्या है, इलिटरेट हैं। एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, हर जगह पे हमें देखने को मिलेंगे इस तरह के लोग जहाँ पे वो पढ़े लिखे नहीं हैं और गरीबी में जी रहे हैं। इन फार्म, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। Obviously, nobody would like to live in poverty.
देखिए, कोई भी इंसान गरीबी में जीना नहीं चाहता है, पर वो जी रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, परेशानी है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में आज़ाद हुए इंडिया के अंदर है, हैज़ बीन टू ब्रिंग अ मिलियन ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। मतलब कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो मिलियन लोग हैं यहाँ पे जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, ठीक है, उनको उससे क्या निकालना, किसी तरह की उनको बाहर निकालना। किस चीज़ से? जो पॉवर्टी है, जहाँ पे किसी तरह की होप ही ना हो। सबसे ज़्यादा बेकार गरीबी के अंदर से उन लोगों को, मिलियन लोगों को निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के अंदर। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्ट दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी का ये हमेशा मानना था कि इंडिया तभी पूरी तरीके से आज़ाद या माना जाएगा जब हर गरीब इंसान जो है वो वहाँ पे जो भी आम इंसान सफ़र कर रहा है जिन भी चीज़ों से, गरीबी से, उन चीज़ों से जब वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, तभी एक इंडिया इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से आज़ाद मानी जाएगी। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। जो समाज में हमारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा गरीबी को किस नज़रिए से देखा गया, ये चीज़ अब हम देखेंगे। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर। देखिए, पॉवर्टी के बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है, उनको अलग अलग तरीके से साइंटिस्ट ने अपने सोसाइटी के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ के थ्रू इंडिकेट किया। यूजुअली द इंडिकेटर यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम। ज़्यादातर इंडिकेटर जो था उनके लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से और उनके कंजम्पशन के हिसाब से उस पॉवर्टी को शो किया। बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर। पहले ऐसा था कि केवल उनकी कमाई पे और उनके जो भी खान पीन थे, कंजम्पशन थे, उनके हिसाब से हमें पॉवर्टी बताया जाता था जो सोशल साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। लेकिन अब क्या है कि ये अलग अलग और सोशल इंडिकेटर के थ्रू अब देखा जाता है, जैसे कि लिटरेसी लेवल, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू जिनके पास अच्छी बैड हेल्थ है, माल न्यूट्रिशन है, जिनकी अच्छी हेल्थ नहीं है, उसके हिसाब से भी वहाँ पे देखा जाता है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमियाँ हैं। साथ ही साथ वो अच्छे साफ़ पानी को पीने के लिए भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ की कमी है। साथ ही साथ सैनिटेशन की कमी है। तो ये सारी चीज़ों से भी अब जो है वहाँ पे किसी भी कंट्री में, अब पहले नहीं, पहले तो सिर्फ उनकी इनकम, उनकी कमाई और उनके कंजम्पशन पे नापा जाता था पॉवर्टी लाइन को। लेकिन अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को भी उसमें ऐड ऑन कर दिया गया है और अब जो हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं वो इन चीज़ों से भी इंडिकेट करते हैं, जैसे कि क्या क्या वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, क्या वहाँ पे हेल्थ को लेकर है, क्या चीज़ें हैं कि वो कितने एक्सेस कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर के लिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी, कितनी कमियां हैं, उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन को यहाँ पे अब देखा जाता है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो देखिए, जो यहाँ पे अब क्या है ना कि जो भी पॉवर्टी का, गरीबी का जो भी एनालिसिस होता है वो बेस्ड होता है हमारे सोशल एक्सक्लूजन पे, ठीक है, और जो वल्नरेबिलिटी है, जो नाजुकपन है वहाँ पे, वो अब जो बहुत कॉमन हो गया है, जिसको एकदम कॉमन माना जा रहा है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ द पुअर। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है कि पॉवर्टी को जो ज़्यादातर देखा गया है वो इन टर्म ऑफ पुअर, हैविंग टू लीव ओनली अ पुअर सराउंडिंग, जो कि रह रहे हैं किसमें, अपने गरीबी के जो अगल बगल उनके सराउंडिंग है वो भी क्या है, गरीब हैं, और गरीब लोग के साथ ही रह रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीब हैं तो वो अच्छे अमीर लोग के साथ चले जाए, नहीं, वो रह भी किन के साथ रहे हैं, गरीब लोग के साथ। एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग ए सोशल इक्वालिटी, और इवन दो वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी सोशल इक्वालिटी को, ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। ये नहीं कि वो चले जाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे सराउंडिंग में रहें, नहीं। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी
बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि जो सोशल एक्सक्लूजन है वो दोनों ही तरीके से कारण हो सकता है। किन चीज़ का? परिणाम का। जो पॉवर्टी की, गरीबी का जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस है, उन चीज़ का एक कारण हो सकता है। क्या? सोशल एक्सक्लूजन। मतलब कि किसी चीज़ को, एक्सक्लूजन का मीन्स होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना या पकड़ के रखना। अगर गरीब हैं तो वो गरीब में ही रहेंगे, ये नहीं कि अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, नहीं, वो उस चीज़ को ऐसे पकड़ के रखे हैं, ये नहीं कि उसको छोड़ दें, वो चीज़ नहीं उनसे हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो इसका एक कारण बन गया कि एक परिणाम निकलने लगा गरीबी का। ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल ऑफ ए ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी। मतलब ये एक प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू हर एक इंडिविजुअल और ग्रुप जो था वो आपस में अलग अलग फैसिलिटीज़ के संग मिलने लगा। जैसे बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी जो कि दूसरों के लिए थी, वो और लोग भी इंजॉय करने लगे। जैसे अ टिपिकल एग्जांपल इज़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। देखिए, एक टिपिकल एग्जांपल है जो कि कास्ट सिस्टम का है, जो कि वर्क करता है इंडिया के अंदर। इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर क्या है? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसी सर्टेन कास्ट से, और साथ ही साथ वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को भी मीट करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से क्या होता है कि वो जो है ज़्यादातर नुकसान में रहते हैं, और साथ ही साथ उनके पास काफ़ी लो इनकम होती है, क्योंकि वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, उस चीज़ से हटना नहीं चाहते, उसी में जी रहे हैं। तो उससे क्या होगा? उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, और उससे उनके जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में वो जी रहे हैं, वो और ज़्यादा डैमेज होगी, और उनकी जो है, उनको जो है लो इनकम ही मिलती रहेगी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो नाजुकपन, जो दुर्बलता है। तो वल्नरेबिलिटी टू अ पॉवर्टी इज़ ए मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। ये जो है, ये डिस्क्राइब करता है, मतलब ये जो दुर्बलता है वो गरीबी का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सबसे बड़ा वो साइन है जिसकी वजह से पॉवर्टी होता है, किसी दुर्बलता की वजह से। अगर वो कमज़ोर है तो उसकी वजह से वो गरीब है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा तो क्या होगा? वो गरीबी में नहीं जिएगा, पर वो क्या है? दुर्बल है, उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या है? वो गरीबी में, एक गरीब होने का ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि वो दुर्बल है। विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, जो हमें डिस्क्राइब करता है कि ज़्यादातर मात्रा में कुछ जो सर्टेन कम्युनिटी हैं, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट लोग, जो लोग होते हैं, जो जाति के हिसाब से जो लोग होते हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि ये कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़ को शो करता है, जो पॉवर्टी होता है। और इंडिविजुअल, जैसे कि जो विडो लोग हैं या हैंडीकैप लोग, पर्सन हैं, जो क्या नाम है, इतने सफिशिएंट नहीं है कि उनके पास, किसी के पास हाथ की कमी है, किसी के पास पैर की कमी है, तो वो हैंडीकैप पर्सन्स के लिए है। तो ये उनकी क्या है? दुर्बलता है, जिसकी वजह से वो क्या है? गरीबी में जी रहे हैं, या उनके लाइफ में ऐसी गरीबी है। और बिकमिंग और रिमेनिंग अ पुअर इन अ कमिंग ईयर। और साथ ही साथ इस सब चीज़ों की वजह से क्या है? उनकी दुर्बलता की वजह से क्या है कि वो अभी भी गरीब हैं, और आने वाले समय में भी शायद गरीब रहेंगे। वल्नरेबिलिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज। जो दुर्बलता है वो ये डिटरमाइन करती है, ये पहचानती है, बताती है, डिटरमाइन करती है कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़, जो हमारी अलग अलग कास्ट में बांटा गया है, कम्युनिटीज़ में बांटा गया है अलग अलग लोगों को, फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ, जो अलग अलग तरीके के वहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रह सकते हैं ना, एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब और अपॉर्चुनिटीज़, इन सारी चीज़ों में वो वहाँ पे रह सकते हैं। इस दुर्बलता के कारण ही यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये सारी चीज़ों को, कम्युनिटीज़ को यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए कि वो इस चीज़ों को खोजें, अपने अल्टरनेटिव लिविंग। मतलब कि अगर अल्टरनेटिव कहने का मतलब है कि मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। अल्टरनेटिव का मतलब
हम ये तो कर सकते हैं, पर हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि वो किस तरीके से रहें। फर्दर इट इज़ एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रेटर रिस्क, और ये एनालाइज किया गया बाद में कि ये ग्रेटर रिस्क है दिस ग्रुप फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जो कि ये ग्रुप ने फेस किया कब, जब नेचुरल डिज़ास्टर आया था। जैसे कि क्या क्या डिज़ास्टर्स आए थे, अर्थक्वेक, सुनामी, टेररिज्म, ये सब जब फैला था तो क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क को फेस किया था। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क, जो और भी ज़्यादा एनालिसिस किए गए हैं, एडिशनल एनालिसिस किए गए हैं, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी को देखा गया ताकि वो इन रिस्क को हैंडल कर सके। इनफैक्ट वनरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवाइस, यहाँ तक के कि जो दुर्बलता थी वो ये भी दिखाई कि वो ज़्यादातर चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्सिबली बने और अफेक्ट करे अदर्स पीपल को, अफेक्टेड देन अदर पीपल व्हेन बैड टाइम कम फॉर एवरीबडी, जब सब लोगों के लिए एक बुरा समय आता है तब वो उन लोग दूसरे पर्सन से वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, तो वो क्या होंगे, वो जो उनसे बेहतर लोग हैं उनसे क्या होंगे, वो अफेक्ट होंगे। वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, साथ ही साथ उनकी जॉब्स वगैरह भी नुकसान करेगी जब फ्लड्स, अर्थक्वेक और इन सब चीज़ें आएंगी तब। देखिए कैसे, क्यों इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन दुर्बल है, ठीक है, वो इतना नहीं कैपेबल है कि वो हर चीज़ों को अफोर्ड कर सके। तो अब कभी कभी देखिए आप, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पूरे झोपड़पट्टी में पानी भर जाता है, तो जो छोटे छोटे मिट्टी से बने हुए घर हैं ये सब डूब जाते हैं। तो लोगों के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होते हैं, वो लोग, और जो उनसे बेटर लोग हैं जिनके पास अच्छे मकान है, अच्छे रहने की जगह है, उन लोगों से क्या होते हैं कि अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो किसी तरह का अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, तो उनसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं और उनकी जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है वो भी गिर जाती है, फॉल हो जाती है। Poverty line. Next topic is poverty line. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. देखिए किसी भी पॉवर्टी मतलब गरीबी का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या यूजुअली कॉन्सेप्ट जो है वो पॉवर्टी लाइन पे आता है। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर द पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम। एक कॉमन मेथड है जिसके थ्रू हम गरीबी को मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो जो कि बेस्ड है किस पे, इनकम पे और कंजम्पशन लेवल पे, कि मतलब किसी पर्सन का कितना कंजम्पशन होता है, वो कितना किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, या फिर उस पर्सन की कितनी इनकम है। अ पर्सन इज़ कंसीडर्ड पुअर इफ़ his or her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill basic need। देखिए गवर्नमेंट के थ्रू एक बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ डिस्क्राइब किया गया है कि इतने अमाउंट ऑफ मनी के इनकम हर डे पे पर इंसान का होना चाहिए, तभी वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो ये लाइन पे अगर इस लाइन से अगर कम कोई पर्सन कमा रहा है, ठीक है, उसकी इनकम जो है वो उस लाइन से कम है या उसका कंजम्पशन लेवल उस लाइन से कम है, बिलो है, तो क्या है वो वो मतलब इतना भी कैपेबल नहीं होगा कि वो फुलफ़िल कर सके अपने बेसिक नीड्स को, ठीक है। विच इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इज़ डिफरेंट एट अ डिफरेंट टाइम। देखिए ज़रूरी है कि हम अपने बेसिक नीड को, मतलब बेसिक नीड मतलब कि खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स होते हैं कि आपको घर भी चाहिए सर छुपाने के लिए, खाने चाहिए पेट भरने के लिए, और रहने कपड़े चाहिए पहनने के लिए, तो ये आपके बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। तो बेसिक नीड्स को जो है सेटिस्फाइड करना ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। और जो बेसिक नीड होती है वो डिफरेंट होती है अलग अलग समय पे, अलग अलग कंट्रीज़ में। देखिए आज हमको अगर कपड़े की ज़रूरत है तो हम लेंगे, पर कल हो सकता है अभी हमको कपड़े की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमारी बेसिक नीड नहीं होगी, उस टाइम हमारी बेसिक नीड होगी कि हम अपना पेट भरें, ठीक है। आज
आज हम कपड़े ले रहे हैं, कल शायद हमको जूता लेने की ज़रूरत पड़ जाए, जूता फट जाए, तो वो हमारी बेसिक नीड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमको चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए नहीं है। कोई चीज़ जो अवेलेबल नहीं है और आपको उस वक्त उसकी नीड है, तो वो हमारी बेसिक नीड के अंदर आ जाती है। और ये टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, और अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस। इसी तरह गरीबी भी, जो गरीबी का लाइन होता है, पॉवर्टी लाइन होता है, वो भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में कुछ और होगा तो यूएस में कुछ और होगा। ईच कंट्री यूज़ एन इमेजिनरी लाइन। हर कंट्री जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन यूज़ करती है, दैट इज़ कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि कंसीडर्ड किया जाता है कि वो उस एग्जिस्टिंग लेवल पर होने चाहिए जो कि डेवलपमेंट का होता है। एंड इट एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। और ये क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड जो सोशल नॉर्म होता है हर पर्सन का। जैसे कि कोई पर्सन है जिसके पास फ़ोन है, ठीक है, स्मार्टफोन है, तो वो उस पर्सन का क्या है, एक सोशल नॉर्म है, वो स्टैंडर्ड है उसका। तो उस बेसिक चीज़ों को, उस इमेजिनरी लाइन को हर कंट्री इसलिए यूज़ करती है ताकि वो कंसीडर कर सके, खोज सके किन लोगों को जो एग्जिस्टिंग लेवल है किसका डेवलपमेंट का, जिसको लोग चाहते हैं कि उससे, ताकि उनकी मिनिमम सोशल नॉर्म्स एटलीस्ट पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया है कि अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट। एक पर्सन है जिसके पास कार नहीं है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, मे बी कंसीडर्ड पुअर, शायद उसको वहाँ पे एक पुअर, गरीब इंसान माना जाएगा। इन इंडिया ओनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड लग्जरी। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होगा कि किसी पर्सन के पास अगर कार है तो उसको एक लग्जरी पर्सन कंसिडर आज भी किया जाता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर अगर हर किसी के पास कार है, अगर पर किसी एक पर्सन के पास नहीं है तो वो एक गरीब इंसान माना जाएगा। पर इंडिया के अंदर अगर कोई एक पर्सन के पास कार है तो वो एक अमीर लग्जरी चीज़ें मानी जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि किसी स्टेट के अंदर अगर कार नहीं है तो वो गरीब है, पर किसी स्टेट के अंदर अगर कार है किसी के पास तो वो लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो मतलब कहने वाला अलग अलग पॉवर्टी लाइन अलग अलग कंट्री के हिसाब से चलती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉवर्टी लाइन है, टाइम के हिसाब से वो चेंज भी होती रहती है। तो कहने वाला ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, जब हम ये डिटरमाइन करते हैं इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। कहने का मतलब जब हम इंडिया में पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं, पहचानते हैं, तब मिनिमम लेवल के हिसाब से खाने की क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्लॉथ की, जो चप्पल, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो मिनिमम होनी चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में, वो उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन को इंडिया के अंदर अब डिफ़ाइन किया गया है। These physical quantities are multiplied by their price in rupees. इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम प्राइस के थ्रू, रुपए के थ्रू मल्टीप्लाई कर देते हैं। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट, जो प्रेजेंट फार्मूला है किसी भी फूड जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर कैलोरी रिक्वायरमेंट। ये एस्टिमेट किया जाता है, जो पॉवर्टी लाइन को जब एस्टिमेट किया जाता है तब ये बेस्ड होता है किस पे, जितनी डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्सन के लिए। जैसे एक इंसान है, अगर उसको 1000 कैलोरी उसकी रिक्वायरमेंट होगी पर डे के अंदर, तो उसके हिसाब से ही वहाँ पे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया गया, बनाया गया। एस्टिमेट किया गया मीन्स बनाया गया। फूड आइटम जैसे सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो फूड आइटम्स में आती है वो टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरी। ये सारी चीज़ें मिल करके जितने उस कैलोरीज को कंप्लीट करेगी जो वहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, जिसके बेस पे पॉवर्टी लाइन। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। जो कैलोरी होता है वो भी डिपेंड करता है एज के हिसाब से। कोई बूढ़ा इंसान होगा तो उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत होगी, कोई औरत होगी तो उसको कितनी ज़रूरत होगी, आदमी होगा, बच्चा होगा, तो हर लोग के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि
पर पर्सन अगर आदमी है तो उसको उसके एज के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके के काम, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला पर्सन है तो उसको अधिक कैलोरी की ज़रूरत है, पर अगर जो सिर्फ बैठ के काम करने वाला है तो उसको इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो फैक्ट्रीज़ में लेबर वर्क करते हैं उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग उनके एज और उनके काम के या उनके सेक्स पे डिपेंड करता है कि वो औरत है कि आदमी है, उसके हिसाब से वो सारी कैलोरीज को डिफाइन किया गया। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, देखिए एवरेज जो कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया के अंदर थी वो क्या थी, 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती थी पर पर्सन, हर एक पर्सन के लिए पर डे पे, एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। और अर्बन एरिया में, गांव वगैरह में जाकर, रूरल एरिया में जो था वो गांव वगैरह में जाके रूरल एरिया में 2400 कैलोरी, क्योंकि वहाँ के लोग क्या फार्मिंग करते थे, मजदूरी करते थे, ज़्यादा करते थे, तो उनको कैलोरी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। पर जो अर्बन एरिया था वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वहाँ पे वो बैठ के काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर किसी फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको उतनी कैलोरी की एज़ कंपेयर रूरल एरिया के वो उतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती थी पर इंसान को पर डे के हिसाब से। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इंगेज दैमसेल्फ इन मोर फिजिकल वर्क, क्योंकि पहले से ही जो लोग रूरल एरिया में रहे आ रहे हैं वो क्या है, इंगेज्ड हैं, अपने आप को इंगेज किए हुए हैं ज़्यादातर फिजिकल वर्क पे, जहाँ पे मेहनत लगती है, खुद के शरीर की मेहनत लगती है। कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया आर कंसीडर टू बी हायर देन अर्बन एरिया, इसलिए कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट थी, जो हम शरीर में मात्रा की, जो ताकत की मात्रा की जो रिक्वायरमेंट थी वो रूरल एरिया में ज़्यादा माना गया इन कंपैरिजन अर्बन एरिया के। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट, यहाँ तक के जो पैसे के जो खर्च थी पर कैपिटा जो ज़रूरत पड़ती थी, कैपिटल जो ज़रूरत पड़ती थी किसी भी कैलोरी को ख़रीदने के लिए, in terms of food grain is revised periodically taking into consider the rise in price। जिस तरीके से वो प्राइस बढ़ता रहता था सामान का, उसी हिसाब से मॉनेटरी एक्सपेंडिचर मीन्स पैसों के खर्च की भी जो मात्रा होती थी उसको भी बढ़ाया जाता था। क्योंकि अगर सिर्फ खाने का पैसा बढ़ता जा रहा है और आप क्या इनकम बढ़ाओगे ही नहीं या मॉनेटरी एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज नहीं करोगे तो कैसे होगा, कोई खरीद पाएगा उतना कैलोरी, नहीं कर पाएगा। तो वो उसके हिसाब से भी चेंज होता रहता था। On the basis of these calculation of the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at 816 per month for rural area। देखिए जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया कि कितने लोगों को कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है किस एरिया में, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन किया गया 2011-12 में कि पॉवर्टी लाइन में जो भी पर्सन होंगे उनके लिए एक पैसे को फिक्स किया गया, ठीक है, कि हर पर्सन को पर मंथ 816 रुपये रूरल एरिया में, गांव वगैरह में रिक्वायर होंगे, एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 1000 जो है वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये कब किया गया था, 2011-12 में कैलकुलेशन किया गया था। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, इसके बावजूद जो था वहाँ पे लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट था। द हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरिया हैज़ बीन फिक्स्ड, जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट था वो अर्बन एरिया का जो था वो फिक्स्ड हुआ बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर, क्योंकि अर्बन एरिया डेवलप्ड है इन कंपैरिजन रूरल एरिया के, तो इसलिए प्राइस जो था वो रूरल एरिया अर्बन एरिया का ही ज़्यादा था इन कंपैरिजन रूरल एरिया का, जबकि कैलोरी किसको ज़रूरत ज़्यादा थी, रूरल एरिया को। फिर भी पैसा किधर ज़्यादा फिक्स रखा गया, अर्बन एरिया में, क्योंकि वहाँ पे जो एसेंशियल प्रोडक्ट थे, जो जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी उस अर्बन सेंटर में, वहाँ पे उसकी प्राइस जो थी वो हाई थी। इन द वे इन द ईयर 2011-12 2011-12 में
2011-12 में अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर लिविंग इन रूरल एरिया, एक परिवार था जो 5 मेंबर का परिवार था जो कि रूरल एरिया के अंदर रहता था, एंड अर्निंग अ लेस देन अबाउट 4080 रुपीज़ पर मंथ, और जो वो 4080 रुपये से भी नीचे कमाता था एक महीने के अंदर, विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे था। अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरिया वुड नीड अ मिनिमम ऑफ 500 पर मंथ, और जो सिमिलर फैमिली थी अर्बन एरिया में, 5 लोगों का परिवार एक और था जो अर्बन एरिया में रहता था, वो मिनिमम 5000 रुपये पर मंथ उसको ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर। जो पॉवर्टी लाइन होता है वो हर 5 साल में दोबारा से एस्टिमेट किया जाता है, और ये मतलब हमेशा किया ही जाता है, ये कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। हर 5 साल बाद फिर से एक बार पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है, बनाया जाता है नया सर्वे करने के बाद, ठीक है। बहुत सारे सैंपल सर्वे किए जाते हैं और उसके बाद ही हर 5 साल के बाद चेंजेस होता है किसमें, पॉवर्टी लाइन में। दीज सर्वे आर कैरीड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्वे जो कराया जाता था ये किसके थ्रू कराया जाता था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, NSSO के थ्रू। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से वहाँ पे कंपैरिजन करा गया किसके, बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ और मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कौन थे, वर्ल्ड बैंक थे, जो कि यूज़ करते थे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। किसी भी पॉवर्टी लाइन के लिए वो एक डिफाइंड स्टैंडर्ड का, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का वहाँ पे यूज़ किया करते थे। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट इज़ $1.90 पर पर्सन पर डे। वो उन्होंने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया था कि 1 रुपये 90 पैसे के डॉलर पर पर्सन को पर डे में ज़रूरत पड़ती है। ये कब हुआ था, 2011 के अंदर। पॉवर्टी एस्टिमेट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेट। पॉवर्टी एस्टिमेट का क्या मतलब होता है कि गरीबी की लाइन का हम लोग यहाँ पे एस्टिमेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और फिर उसके बाद उसको एक फिक्स करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, सारी चीज़ों को देख के ओवरऑल एक एस्टिमेशन निकालना। यहाँ पे इस बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल 3.1 दैट देयर इज़ ए सस्टेनेबल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो। 3.1 टेबल के हिसाब से, पीछे आपका दिया हुआ होगा, नेक्स्ट आगे दिया होगा 3.1 टेबल, उसमें कुछ एस्टिमेशन दिखाया गया है कि वहाँ पे एक लार्ज अमाउंट जो पॉवर्टी था वो डिक्लाइन किया, उसका पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन किया इंडिया के अंदर फ्रॉम अबाउट 45% इन 1993 टू 94, जो कि 45% से जो था वो डिक्लाइन किया, गिर गया। कब, 1993 से 1994 में, और 37.2% इन 2004 एंड 5, और 37.2% 2004 एंड 5 में कम हुआ। द proportion of a people below poverty line further came down to about 22%, और उसी तरीके से 22% और घटा। कब, जब 2011-12 में फिर से सर्वे हुआ। हर 5 साल के बाद जब है सैंपल सर्वे किया जाता है, और हर 5 साल के बाद के हिसाब से पहले वो 45% घटा, फिर 37% घटा, फिर 22% घटा। इफ़ द ट्रेंड कंटिन्यू, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में केम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। आने वाले कुछ समय में इस तरह से अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं वो और नीचे आ जाएंगे, जो कि लेस देन होगा 20% आने वाले समय में। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ ए पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी, जो लोग ऑलरेडी पॉवर्टी के अंडर द पॉवर्टी रह रहे हैं, डिक्लाइन इन अर्लियर 2 डेकेड्स, वो हर 2 डेकेड्स में डिक्लाइन करता है, जैसे 1973 से लेके 1993 तक।
द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम 407 मिलियन, जो नंबर ऑफ पुअर लोगों का था वो डिक्लाइन किया 407 मिलियन 2004 टू 5 में, 2070 मिलियन 11-12 में, विद एन एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2% पॉइंट ड्यूरिंग 2004 टू 2011। मतलब इसमें ओवरऑल एनुअल जो डिक्लाइन हुआ वो 2.2% हुआ था 2004 से लेके 2011 के बीच में। ठीक है, अभी जो भी मैंने आपको सब बताया उसके हिसाब से ये जो टेबल था 3.1 का, उसमें देखिए क्या था, यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो दिखा रहा है, क्या रेशियो है पॉवर्टी गरीबी की इंडिया के अंदर, और यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर लोगों के हिसाब से बता रहा है मिलियन के हिसाब से। ठीक है, तो 1993 और 1994 में इसमें क्या था, रूरल एरिया में 50.1% जो था वो पॉवर्टी रेशियो था। ठीक है, फिर अर्बन एरिया में 31.8% था, टोटल 44.3% आया। रूरल एरिया में उस सन में 328.6 मिलियन लोग जो थे रूरल एरिया में गरीब थे, और अर्बन में 74.5 मिलियन, टोटल 403.7 मिलियन लोग जो थे वो गरीब थे। उसी तरीके से 2004-5 में और 11-12 में देखिए कि जो पॉवर्टी रेशियो थी वो धीरे धीरे कम होती गई, 41 हुई, फिर 25 हो गई, यहाँ अर्बन में 25 थी, फिर 13 हो गई। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल जो हमारा रेशियो था वो भी घटता रहा, और यहाँ पे जो लोगों की संख्या थी जो बढ़ती, मतलब यहाँ पे देखिए ये बढ़ रही है, यहाँ पे एक बार बढ़ी फिर एक बार घट गई। तो क्या दिखा रहा है कि जो लोग थे वो धीरे धीरे पुअर की जो मात्रा थी वो भी कम होने लगी, साथ ही साथ उसी तरह जो पॉवर्टी रेशियो था वो भी कम होने लगा धीरे धीरे। जैसे सन बाई सन वो चीज़ें फैसिलिटीज़ निकालती गई गवर्नमेंट और सारी चीज़ें सुविधा लाती गई, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंजेस होती रही। तो ये एक सर्वे किया गया जो 5-5 साल पे कराया जाता था, उसके हिसाब से ये एक पॉवर्टी इंडिया में एस्टिमेट किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कराया गया था। ये इकोनॉमिक सर्वे हुआ था कब, 2013-14 के अंदर। अब आता है वल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग की पॉवर्टी लाइन थी, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग थे, इज़ ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। ये हर सेम ग्रुप से नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जैसे कैटेगराइज किया गया है ना हमारे इंडिया में कास्ट को, जनरल, SC ST OBC और ये इस तरीके से, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ SC के लोग या OBC के लोग या जनरल के लोग ही गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर कोई हर उस कास्ट में से थोड़े 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 लोग गरीब थे, ऐसा नहीं था कि सब के सब सेम ग्रुप से हों। ठीक है, एंड इकोनॉमिक कैटेगराइज इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक कैटेगराइज कराया गया था। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। कहने का मतलब कि जो सोशल ग्रुप्स यहाँ पे हमारे डिवाइड किया गया है वो मोस्ट वनरेबल है, जो कि पॉवर्टी को हमारी अनुसूचित जाति होती है, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, और जो जनजातियाँ होती हैं, ठीक है, वो सारे लोगों के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया गया। सिमिलरली अमॉन्ग द इकोनॉमिक ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग बांट दिया गया। द मोस्ट वनरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। इसमें जो मोस्ट वनरेबल ग्रुप था, दुर्बल, सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो ग्रुप था वो कौन था, रूरल एग्रीकल्चर लेबर, जो हमारे गांव में एग्रीकल्चर लेबर थे, हाउस होल्ड थे, वो लोग क्या थे, काफ़ी कमज़ोर थे। एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, जो कैजुअल लेबर हाउस होल्ड थे अर्बन एरिया के, वो लोग भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही कमज़ोर थे, नहीं, अर्बन एरिया के लोग भी कमज़ोर थे, लेकिन जो कैजुअल लेबर हाउस होल्ड थे
वो लोग। देखिए बोला है द फॉलोइंग ग्राफ 3.1 शोज द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल दिस ग्रुप। नीचे जो ये ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ हमें डिफाइन कर रहा है कि जो लोग पुअर हैं उनके परसेंटेज को अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। देखिए रूरल एरिया के यहाँ पे क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ पुअर आउट ऑफ एवरी 100% फ्रॉम द कैटेगरी के हिसाब से जितने नंबर ऑफ पीपल्स पुअर हैं उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। ये रूरल इंडिया के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो जनजातियां हैं, उनके हिसाब से कौन है 45.3%। ठीक, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट इन रूरल एरिया जो शेड्यूल कास्ट हैं, कास्ट के हिसाब से, ठीक है, अनुसूचित जातियां जो हैं उनके हिसाब से, ये क्या है जनजातियों के हिसाब से, और ये अनुसूचित जातियों के हिसाब से जो रूरल इंडिया के अंदर है उसके हिसाब से 31.5 था। और जो एवरेज इंडिया पॉवर्टी रेशियो था वो क्या था 21.9% था। और एग्रीकल्चर लेबर वाले जो थे वो कितने थे 39.8% थे। और जो कैजुअल लेबर थे कहाँ के अर्बन एरिया के जो नॉन फार्म थे, ये सारे जो थे वो फार्मर थे एग्रीकल्चर वाले, और ये जो थे वो नॉन फार्म जो फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, वो लोग कितने थे 32.9% थे। ठीक है, ये एक सोशल ग्रुप डिफाइन किया गया इकोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा था ये, कि इस टेबल के अंदर हमें गरीब लोगों की परसेंटेज शो करेगी और उनके ग्रुप के हिसाब से। ऑल्दो द एवरेज फॉर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप, यहाँ पे साथ ही साथ सॉरी एवरेज पीपल के बारे में भी बताया गया जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, और जो ग्रुप इंडिया के अंदर है वो भी, जैसे 2243 जो नीचे दिया गया है ग्रुप्स इन इंडिया 48 आउट ऑफ 100 पीपल, मतलब 100 लोगों में से 38 जो है नीचे था और फिर 40 जो थे 100 पीपल्स के हिसाब से। बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, ये लोग किससे बिलोंग करते थे शेड्यूल ट्राइब्स जो कि रूरल एरिया के अंदर थे, मतलब जनजातियाँ जो शेड्यूल जनजातियाँ थीं उनके अंदर रूरल एरिया के अंदर वो लोग 30 to 48 बिलोंग करते थे। आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड, और ये लोग जो थे इतने गरीब थे कि वो अपनी बेसिक नीड्स से भी मीट नहीं कर पाते थे। सिमिलरली 47% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरिया, इसी तरीके से 47% जो कैजुअल वर्कर थे अर्बन एरिया के अंदर वो क्या थे बिलो थे पॉवर्टी लाइन के। अर्बन एरिया के जो थे वो 47% बिलो थे। अबाउट 50% ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर, जो 50% थे वो लैंडलेस एग्रीकल्चर थे वर्कर्स थे, वो भी जिनके पास ज़मीन नहीं थी। एंड 43% ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, अनुसूचित जाति के जो लोग थे वहाँ पे वो भी जो थे 43% पुअर थे, गरीब थे। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस, और उनकी ये डबल डिसएडवांटेज थी कि वो गरीब तो थे ही, साथ साथ उनके पास किसी तरह की ज़मीनें भी नहीं थी। कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स ऑफ द, मतलब जो कैजुअल वेजेस लेबर थे हमारे रूरल एरिया में उनके भी डिसएडवांटेज थे। जो सोशल ग्रुप्स थे वो भी शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थी मीन्स की जो अनुसूचित और जनजातियाँ जो डिफाइन किया गया वो पॉपुलेशन को की सीरियसनेस को, जो प्रॉब्लम वहाँ पे थी पॉपुलेशन के थ्रू, वो पॉपुलेशन को हाईलाइट करती थी। सम रीसेंट स्टडीज़ हैव शोन द एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल ट्राइब, कुछ ऐसे रीसेंट स्टडीज़ हुई जो कि शोन करने लगी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं मीन्स की जनजातियाँ जो हैं हाउस होल्ड की, वो सब 3 अदर ग्रुप्स में, ऑल द 3 अदर ग्रुप्स में डिफाइन किए गए, जैसे शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर के अंदर। एंड हैव सीन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन 1990s, और वहाँ पे डिक्लाइन देखा गया पॉवर्टी की, गरीबी की, कब से 1990s से।
Apart from these social groups, there is also inequality of income. इस सोशल ग्रुप के हिसाब से ही यहाँ पे इनकम की भी इनइक्वालिटी देखी गई विद इन अ फैमिली, उनके घर के अंदर. इन पुअर फैमिली ऑल सफ़र बट सफ़र मोर देन अदर्स. जो हर गरीब परिवार था उसमें सब सफ़र करते हैं, बट सम सफ़र मोर देन अदर. जो और लोग हैं वो सफ़र करते हैं और लोगों से ज़्यादा. वुमेन, एल्डरली पीपल्स एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिक्लाइन इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली. जो घर की औरतें, एल्डर लोग थे, बड़े लोग थे, फीमेल जो लोग थी, वो सिस्टमेटिकली डिनाई कर देती थी कि वो इक्वल एक्सेस कर सकें रिसोर्सेज अपनी फैमिली के लिए. देयरफॉर वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. मतलब जो यहाँ पे औरतें थीं, बच्चे थे, जो लड़कियाँ थी स्पेशली, और जो गरीब बूढ़े लोग थे, वो जो थे वो गरीब से भी ज़्यादा गरीब थे फैमिली के अंदर. ये स्टोरी है शिवा रमन की. देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है. आई कुड नॉट गेट इनफ मनी इवन इन टाउन, हाउ विल आई सेंड माई सन टू स्कूल विथ सच ए इरेगुलर इनकम. इनके इतने सारे बच्चे हैं, माँ हैं, सब लोग हैं, इतने लोग हैं, और इनके पास ये जाके टाउन में जाके भी इतने पैसे अर्न नहीं कर पाता कि वो अपने बच्चों को भेज सके स्कूल, क्योंकि उसकी क्या है, इरेगुलर इनकम है. देखिए स्टोरी ऑफ शिवा रमन. शिवा रमन लिव्स इन ए स्मॉल विलेज. शिवा रमन जो थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे, नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु. जो कि टाउन था, करूर टाउन था, जो कि तमिलनाडु के अंदर था. करूर इज़ ए फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक. जो कि करूर जो था वो वहाँ पे हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, जहाँ पे हाथों से काम किया जाता था, बुनाई की जाती थी, पावरलूम के हिसाब से फैब्रिक्स बनाया जाता था. देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज. उस विलेज के अंदर, उस गांव के अंदर 100 ऐसे परिवार थे. शिवा रमन एंड अरुणथियार जो एक कॉबलर था, बाय कास्ट नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर. ये दोनों जो थे वो अब कॉबलर था, पर वो कास्ट के हिसाब से अपने, पर अब वो किस में काम करता था, एग्रीकल्चर लेबरर में. और पर डे 160 रुपये वो के बेसिस पे वो काम किया करता था. बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 मंथ. पर ये सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए था साल भर के अंदर. एट अदर टाइम ही डज ऑड जॉब. और जो बाकी टाइम बचता था उनके लिए, 6 महीने जो और बचते थे, वो उस टाइम क्या करता था, दूसरी तरीके के जॉब्स को करता था टाउन में जा कर के. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विथ हिम. उसकी जो वाइफ थी शशिकला, वो भी उनके साथ काम करती थी. बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज. पर आज के समय, उस टाइम पे उसको रेयरली, बहुत ही कम ही ऐसा होता था कि वो काम को खोज पाए. एंड even if she does, she paid rupees per day 25 for the same work that शिवारमन does. जो शिवारमन थे वो 50 रुपये काम करते थे पर डे के हिसाब से. पर अगर वो, उसकी औरत काम करने जाती थी, एक तो उसको मुश्किल से काम नहीं मिलता था, और अगर वो मिल जाए तो उसको 25 रुपये ही दिए जाते थे उस सेम काम के लिए. जो काम शिवारमन करके 50 रुपये कमाता था, उसकी बीवी को उसको 25 रुपये ही दिए जाते थे. दे आर 8 मेंबर इन द फैमिली. उस शिवारमन के घर परिवार में 8 लोग थे फैमिली में. शिवारमन 65 ईयर ओल्ड विडो मदर. शिवारमन की 65 ईयर की एक विधवा माँ थी जो कि बीमार रहा करती थी, इज़ इल एंड नीडेड टू बी हेल्प विथ हर डेली चॉर्स. और वो अपने घर के जो डेली के काम होते थे उनमें वो हेल्प करती थी. ही हैज़ ए 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर. और यहाँ तक के शिवारमन की 25 साल की अनमैरिड, बिना शादीशुदा एक बहन थी. एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 1 to 16 ईयर. और 4 बच्चे भी थे जो कि 1 साल से 16 साल के बीच में थे. देयर आर ऑफ देम आर गर्ल्स. 3 जो थी उनमें से जो थी वो लड़कियां थीं. द यंगेस्ट इज सन. सबसे छोटा जो था वो एक उनका बेटा था. नन ऑफ गर्ल्स गो टू स्कूल. उन तीनों बहन में से, तीनों लड़कियों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था. बाइंग बुक एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल इज़ ए लग्जरी ही कैनॉट अफोर्ड.
किसी तरह की बुक खरीदना या अलग चीज़ें जो कि स्कूल में जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें खरीदना उनके लिए एक लग्जरी था और वो उस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो इतने एबल नहीं थे कि वो उन चीज़ों को खरीदें और अपने बच्चों को भेजें। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और साथ ही साथ उनको उन लोगों की शादी भी करनी थी एक टाइम पर। सो ही डज़ नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ, तो वो अब इस समय पे उनके ऊपर किसी तरह की एजुकेशन के लिए खर्चा नहीं करना चाहता था। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, उसकी माँ जो थी वो अपनी ज़िंदगी के जीने की जो इच्छा थी वो खो चुकी थी। एंड इज़ जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, और वो इंतज़ार करती थी कि वो कब मर जाए। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, उसकी जो बहन थी और जो बड़ी बेटी थी वो घर का देखभाल रखती थी। शिवारमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम ऑफ एज, शिवारमन ने प्लान किया कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा जब वो उस एज में आ जाएगा जब उसको स्कूल जाने की ज़रूरत होगी। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ अपनी बहन को वो साथ में नहीं ले जाता था काम के लिए। शशिकला फाइंड हर अ बर्डन बट शिवारमन कैंट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी। शशिकला जो थी वो काफ़ी उसके ऊपर सारा बर्डन आ जाता था, और जो शिवारमन था वो एक अच्छा अपनी बहन के लिए आदमी नहीं ढूंढ पा रहा था, ग्रूम नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग अ 2 मील अ डे, यहाँ तक कि उसका परिवार जो था 2 पर डे का जो 2 टाइम का खाना होता है उसको भी मैनेज करने में, अरेंज करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करता था। शिवारमन मैनेज टू बाय अ मिल्क वंस इन अ वाइल, वो क्या करता था, सिर्फ एक टाइम का ही दूध खरीद पाता था, बट ओनली फॉर हिज सन, पर सिर्फ अपने बेटे के लिए और किसी के लिए नहीं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन, इंडिया के अंदर गरीबी जो है एक अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशंस है, जो कि द प्रोपोर्शन ऑफ अ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट, जो पुअर पीपल का, गरीब लोगों का जो प्रोपोर्शन होता है वो हर स्टेट के अंदर सेम नहीं होता। ऑल्दो स्टेट लेवल पॉवर्टी हैज़ विटनेस्ड अ सेकुलर डिक्लाइन, जो कि रिलीजन की वजह से मतलब कंसर्न नहीं है, पर जो लेवल है पॉवर्टी का, गरीबी का, वो एक विटनेस की तरह था, जो फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्ली 70s के अंदर। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो सक्सेस रेट था पॉवर्टी के गिरने का, कम होने का, वो वेरी किया स्टेट टू स्टेट, अलग मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। रिसेंट एस्टिमेशन शो while the all India HCR head count ratio was 21.9% in 2011-12 में देखा गया कि जो हेड काउंट रेशियो था, ठीक है, जो रिसेंट एस्टिमेशन किया गया उस इंडिया के अंदर, वो ये शो किया कि जो हेड काउंट रेशियो था वो 21.9% था। कब? 2011-12 में। कौन से स्टेट के अंदर? मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडियन पॉवर्टी लेवल, जो कि अबव थे हर इंडिया के पॉवर्टी लेवल से। एज द ग्राफ 3.2 शोज, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट, जो बिहार और उड़ीसा था 3.2 ग्राफ में दिखाया कि ये दोनों 2 पुअरेस्ट स्टेट थे जो कि कंटिन्यू पॉवर्टी रेशियो के में चल रहे थे, जैसे 33.7 बिहार का और 37.6 उड़ीसा का परसेंटेज था। अलॉन्ग विथ रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, रूरल पॉवर्टी के साथ साथ अर्बन पॉवर्टी जो थी, शहर की जो गरीबी थी वो भी उड़ीसा के अंदर काफ़ी हाई थी। मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन कंपैरिजन देयर हैड बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जब कंपैरिजन किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि एक सिग्निफिकेंट कमी आई, डिक्लाइन हुआ पॉवर्टी के अंदर। कहाँ पे? केरला में।
जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल स्टेट में, लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जो पंजाब और हरियाणा थे वो ट्रेडिशनली जो है वो सक्सेस हुए कम करने में, क्या, पॉवर्टी को, विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। उन्होंने हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा करके ट्रेडिशनली अपने पॉवर्टी लाइन को रिड्यूस करने में सक्सेस हो गए। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने ज़्यादातर फोकस किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। उसी तरह वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म थे उन्होंने हेल्प किया पॉवर्टी को कम करने में। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया, उसकी वो जो था एक रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अब ये देखा जाएगा कि क्या ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो था। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्री, जो भी लोगों का प्रपोर्शन था अलग अलग कंट्री में, लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, जो कि रह रहे थे किसी भी एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, गरीबी में रह रहे थे, जो कि डिफाइन किया गया था किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एज अ लिविंग ऑन अ लेस देन $1.90 पर डे, जो कि लेस देन था किससे, 1.25 पैसे पर डे के हिसाब से डिफाइन किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हैज़ फॉलन फ्रॉम 43%, जो कि गिर गया किससे, 43% से गिर गया कब, 1990 में, एंड टू 22% इन 2008 में, और जो 22% हो गया कब, 2008 में। ऑल्दो देयर हैज़ बीन सस्टेनेबल रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ, साथ में एक सस्टेनेबल रिडक्शन हुआ ग्लोबल पॉवर्टी के अंदर। इट इज़ मार्क विद अ ग्रेट रीजनल डिफरेंस, ये एक तरह से ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस की तरह मार्क किया गया। ठीक है, रीजनल मीन्स कि अलग अलग रीजन के हिसाब से, डिफरेंट रीजन के हिसाब से मार्क किया गया। पॉवर्टी डिक्लाइन सस्टेनेबिलिटी इन चाइना, इस तरह से गरीबी भी जो है वो डिक्लाइन हुई, कम हुई चाइना के अंदर, साउथ एशिया कंट्रीज़ के अंदर, एज अ रिज़ल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसका रिज़ल्ट था क्या, वहाँ पे एक तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ाव हुआ, रैपिड चेंजेस हुआ, एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ वहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ किसमें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कहने का मतलब है कि जहाँ पे अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में कि ह्यूमन को, लोगों को कैसे ह्यूमन रिसोर्स में कब तब्दील किया गया, मतलब लोगों को प्रोडक्टिव बनाना, उनको अच्छी ट्रेनिंग एजुकेशन देके, हेल्थ केयर देके उनको प्रोडक्टिव बनाना, जो आपकी कंट्री के इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया कि कहाँ पे, चाइना और साउथ एशिया कंट्री में। नंबर ऑफ़ पुअर इन चाइना हैज़ केम डाउन, जो चाइना के अंदर गरीबों की जो नंबर थी वो कम हुई। 85% इन 1981, 85% कम हुआ 1981 में, टू 14% इन 2008, और 14% 2008 में कम हुआ, 6% इन 2011, 6% था 2011 में। इन द कंट्री ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया की कंट्री थी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन एज रैपिड। ये सारी जो साउथ एशिया की कंट्री थी उनके अंदर इस तरह से तेज़ी नहीं आई थी डिक्लाइन की, गरीबी के कम होने की, इस तरीके से कोई भी रैपिड चेंजेस नहीं आता। ये चाइना के अंदर था कि चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, इतनी तेज़ी से जो है वो वहाँ पे गरीबी की डिक्लाइन हो गई। पर बाकी जो साउथ एशिया कंट्री थी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, उसके अंदर किसी भी तरीके का रैपिड डिक्लाइन नहीं आया था। देखिए ये ग्राफ है, 2013-14 में इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पे बता रहा है कि हर स्टेट और कंट्री के हिसाब से क्या क्या पॉवर्टी लाइन थी, पॉवर्टी रेशियो क्या था सेलेक्टेड इंडिया स्टेट में, कब, 2011-12 में।
बिहार में देखिए 33.7 था, उड़ीसा में 32.6 था, 32 था। एशिया आसाम में, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे देखिए पॉवर्टी रेशियो। डिस्पाइट डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, the number of poor has declined marginally from 61% in 1981। जो लोगों को गरीब होने का जो लाइन था वो 61% डिक्लाइन हुआ 1981 में टू 36% इन 2008 में, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन, क्योंकि अलग अलग पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन हुई, क्योंकि अलग अलग पॉवर्टी लाइन है अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में, तो हर किसी की डेफिनेशन भी अलग अलग ही होगी। पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो शोन हाइयर देन द नेशनल एस्टिमेशन। इंडिया की जो पॉवर्टी दिखाई गई थी वो भी हाइयर थी, किससे? नेशनल एस्टिमेशन से। इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इनफैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51%। जो सब सहारन अफ्रीका थी वहाँ पे पॉवर्टी जो थी वो डिक्लाइन की 51% 2005 के अंदर टू 41% इन 2015 के अंदर। जैसा कि 3.3 के ग्राफ 3.2 के 3.3 के ग्राफ में दिखाया जाएगा। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन, जो हमारा लैटिन अमेरिका था वहाँ पे जो रेशियो था पॉवर्टी का वो रिमेन सेम था। बाकी सब सहारन अफ्रीका में जो था वो बढ़ गया 51% और 47% के हिसाब से, पर जो अमेरिका था वो रिमेन सेम था। इट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 11%, और जो कि कम हुआ किससे? 11% से इन 1981 टू 6.4% इन 2008, जो कि 66.4% 2008 में कम हुआ। पॉवर्टी हैज़ ऑल्सो रीसर्फेस इन सम ऑफ द फॉर्मर, गरीबी जो थी वो एक तरह से और दूसरे फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री जैसे रशिया वगैरह उन लोग के लिए रीसर्फेस हुई। वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉट एग्जिस्टेंट अर्लियर, जो कि ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं थी पहले से। shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line। 3.2 के टेबल में आपको ये दिखाया जा रहा है कि जो लोगों की रहने का जो प्रोपोर्शन है पॉवर्टी लाइन के अंदर, अंडर पॉवर्टी गरीबी में, अलग अलग कंट्री का डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के द्वारा। मीन्स पॉपुलेशन बिलो जो लोग थे $1 के हिसाब से पर डे के हिसाब से। देखिए नाइजीरिया में यहाँ पे दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.25 पर डे। ठीक है, जो लोग $1.25 पर डे के हिसाब से कमाएंगे पॉपुलेशन उसके हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है। नाइजीरिया में 62 थे और बांग्लादेश में 43 थे, इंडिया में 25, पाकिस्तान में 13, चाइना में 6, 5, ब्राज़ील में, इंडोनेशिया में 6 और 4 थे किसमें? श्रीलंका में। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन बताई गई, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑन बिलो जो कि कम कमाते थे किससे? $1.25 के हिसाब से। ये पॉवर्टी दिखाई गई किसके थ्रू? हेड काउंट रेशियो के थ्रू, जो कंपेयर किया गया कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था 2014 का, जो UNDP के द्वारा दिया गया था। UNDP हमारे यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट पे देखते हैं, तो ये उनके द्वारा ये एक रिपोर्ट निकाली गई थी 2014 में। The Millennium Development Goal of the United Nations call for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half the 1990 level by 2015। वही कहने का मतलब है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा देखा गया कि मिनिमम गोल डेवलपमेंट का क्या है, जो कि रिड्यूस करेगा प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो कि रह रहे हैं किससे? लेस देन $1 के हिसाब से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं 1990s और जो 2015 में
बिता रहे थे। देखिए यहाँ पे ग्राफ 3.3 में शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन 1.25 अ डे 1980-2011 में जो लोग रह रहे थे उसके हिसाब से। इस ग्राफ के अंदर क्या शो किया है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल अपने रीजन के हिसाब से 1.25 पर डे इन मिलियन लोग थे, इतने लोग थे जो रह रहे थे। ये दोनों ग्राफ जो है हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2014 द वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का क्या कॉज है, क्यों पॉवर्टी आती है, गरीबी क्यों है। देयर वॉज अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉजेज हैं, रीजन्स हैं कि पॉवर्टी जो है इंडिया के अंदर तेज़ी से फैली। वन हिस्टोरिकल रीज़न इज़ द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे हिस्टोरिकल मतलब पुरानी रीज़न क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल था वो काफ़ी लो था अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग बिजनेस करते थे, एडमिनिस्ट्रेटेड करते थे, चलाते थे, तब से ये हाल है। द पॉलिसीज़ ऑफ द colonial administration government run traditionally handicraft and discourage the development of industrial like textile। तब क्या किया गया, वहाँ पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को चला रहे थे और डिस्करेज कर रहे थे डेवलपमेंट के लिए। जो इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज जब वहाँ पे डेवलप होना चाहती थी तो उसको वहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा था। द लो रेट ऑफ ग्रोथ परसिस्टेस, जो वहाँ पे लो रेट था, मौजूद था ग्रोथ का अनटिल द 1980s के अंदर। दीज रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जब डिस्करेज करने लगे वो डेवलपमेंट करने में, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को डेवलप करने में, तब वहाँ पे जो लो रेट था ग्रोथ का वो 90s 80s से चला आ रहा है, मौजूद है तब से ही। और इसका एक रिज़ल्ट निकला कि वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी जो थी वो बहुत कम हो गई और लो ग्रेथ रेट ऑफ इनकम रह गया। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसकी वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ता गया। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। जो दो कंबाइन किया गया ग्रोथ रेट को पर कैपिटा के इनकम से, तब भी वो काफ़ी लो था। द फेलर एट बोथ द फ्रंट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। मतलब जैसे एक तरह से प्रिजर्व कर दिया गया, रोक दिया गया, थाम लिया गया। ये इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वहाँ पे बताने के लिए बहुत फेल हो गए। फेलर एट बोथ द फ्रंट, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रमोशन के लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों में वो फेल हो गए। द साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो वहाँ पे थम सी गई जिस तरीके से। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे जिस तरीके से इरिगेशन का स्प्रेड हुआ एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जब वहाँ पे बदलाव आया, कुछ ग्रीन रेवोल्यूशंस हुए, वहाँ पे इरिगेशन स्प्रेड हुआ, वहाँ पे जब इरिगेशन होना स्टार्ट हो गया, मतलब फार्मिंग होने लगी, तो कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वहाँ पे क्रिएट हो गई और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई। बट द इफ़ेक्ट वर लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया। पर इसका इफ़ेक्ट जो है वो लिमिटेड ही था, कुछ पार्ट्स में ही था इंडिया के। द इंडस्ट्रीज़ बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब। जो इंडस्ट्री थी बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, वो कुछ ही जॉब को प्रोवाइड करा रही थी। बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर। पर ये इतना काफ़ी नहीं था, जितना भी वो वहाँ पे दिया जा रहा था जॉब, उतना ही काफ़ी नहीं था किसी भी जॉब सीकर जो, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों को जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी। पर दोनों ही इंडस्ट्री, दोनों सेक्टर मिलके इतनी जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी कि इतना इनफ हो किसी भी जॉब सीकर के लिए। अनेबल टू फाइंड अ प्रॉपर जॉब इन सिटीज़, वो वहाँ पे इतने
फाइंड नहीं कर पा रहे थे अच्छी जॉब अपने सिटीज़ के अंदर। मैनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर। बहुत लोग जो हैं, अब भाई काम नहीं है, कमाना तो है ही, तो बहुत लोग किस तरह से काम करने लगे, रिक्शा चलाने लगे। वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए कुछ लोग। तो इस तरह से अलग अलग तरह का काम लोग स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी जॉब्स नहीं अवेलेबल थी। विथ इरेगुलर स्मॉल इनकम, क्योंकि वहाँ पे कम इनकम की वजह से वहाँ पे जो थे वो पीपल जो थे कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग। यहाँ तक कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अपने घर के एक्सपेंसिव खर्चों को। दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम ऑन द आउटस्कर्ट, और वो स्टार्ट करने लगे रहना आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़, मतलब सिटीज़ के कुछ दूर पे जाके वो रहने लगे। एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी लार्जली अ रूरल फिनोमिना, और जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम था वो काफ़ी बढ़ गया। अ रूरल फिनोमिनन हैज़ बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर, और ये एक फीचर बन गया अर्बन सेक्टर के अंदर। अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट हैज़ बीन ह्यूज इनकम। जो दूसरा फीचर था हाई पॉवर्टी रेट का, वो एक ह्यूज इनकम इक्वालिटीज़ ले आया, मतलब इनकम में इनइक्वालिटीज़ होने लगी। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ ए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, किसी लोग के पास टुकड़े में थी, किसी के लिए मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का और रिसोर्सेज का भी। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, और किसी के पास रिसोर्सेज हैं तो किसी के पास है ही नहीं। तो मतलब वहाँ पे क्या था कि पॉवर्टी रेट इसलिए भी हाई हो गया क्योंकि वहाँ पे ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ थी, और वो होने का एक मेजर रीज़न ये था क्योंकि वहाँ लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल थी, रिसोर्सेज अनइक्वल थे। तो इसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी पॉलिसीज़ आई। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़ वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इश्यूज़ इन ए मीनिंगफुल मैनर। पर बहुत सारी ऐसी इसके बावजूद पॉलिसीज़ आई, पर फिर भी इन सारे प्रॉब्लम्स को वो टैकल नहीं कर पाए, मतलब हैंडल नहीं कर पाए वो एक मीनिंगफुल मैनर में, ताकि उसको वो अच्छे से मैनेज कर सके, वो तब भी नहीं कर पाए। मेजर पॉलिसीज़ इनिशिएटिव लाइक अ लैंड रिफॉर्म विच एम एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन रूरल एरिया। एक ऐसी मेजर पॉलिसीज़ बनाई गई लैंड रिफॉर्म की, जहाँ पे एम था कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करे एसेट्स का रूरल एरिया के अंदर। हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया सही से। एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इफेक्टिवली नहीं हो पाया किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, क्योंकि लैंड रिसोर्सेज की कमी थी। हैज़ बीन ऑन वन ऑफ द मेजर कॉज, जो कि एक सबसे मेजर कॉज था, मेजर कारण था, क्योंकि वहाँ पे लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, वहाँ पे इंडिया के अंदर पॉवर्टी आ गई। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियन ऑफ रूरल पुअर्स। मतलब अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का अगर कराया जाता, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स का कराया जाता, तो वो मिलियन ऑफ जो रूरल पुअर लोग थे उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता था। मैनी अदर सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। मतलब बहुत सारे और भी ऐसे सोशल कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी, गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इन ऑर्डर टू फुलफिल अ सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज पीपल्स इन इंडिया, मतलब कि किसी भी सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना और ऑब्ज़र्व करना जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती है जो इंडिया के अंदर पीपल लोग करते हैं, इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा पुअर लोग भी स्पेंड करते हैं बहुत अमाउंट ऑफ मनी। कहने के मतलब कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिकता, जो हमारी समाज के प्रति फॉर्मेलिटीज़ होती है, या रिलीजियस में जो सेरेमनी मतलब फंक्शंस कराए जाते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे बहुत गरीब से गरीब इंसान भी बहुत अमाउंट ऑफ मनी को खर्चे वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट लाइक शीट। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीद सकें, जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें, ताकि वो फार्मिंग कर सकें। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एन सेविंग, इसलिए पुअर पीपल के पास क्या है, वहाँ पे बहुत हार्डली ऐसा, बहुत से लोगों के पास जो पुअर पीपल हैं उनके पास बहुत ऐसा कमी होता है कि उनके पास किसी तरह की सेविंग्स हो। दे बोरो, वो उधार लेते हैं। अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और वो
उस पैसे को पे करने में भी असक्षम रहते हैं। मतलब उस पैसे को जो उन्होंने बोरो किया, उधार लिया, वो भी वो वापस नहीं कर पाते थे क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी। दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस, और वो एक विक्टिम बन गए, मतलब कि जीता जागता एक सबूत बन गए किसके, उधारी के। इज बोथ द कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, और ये एक तरह से कॉज बन गया गरीबी का और इफेक्ट बन गया गरीबी का। तो ये सारी रीजंस हुए कि पॉवर्टी क्यों क्यों आया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि वहाँ पे डिस्करेज किया गया किसी भी इंडस्ट्री को वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि लो इनकम हुआ, ग्रोथ रेट कम हुआ। साथ ही साथ फिर वहाँ पे क्या हुआ, जब इरिगेशंस आया तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब आया, लेकिन फिर भी पूरे प्राइवेट और सेक्टर पब्लिक सेक्टर वाले मिलके भी इतने जॉब्स नहीं दे पाए कि लोग उसको अच्छे से कर सकें। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोग रिक्शा चलाने लगे और भी अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए और अलग अलग तरीके के सर्वेंट बन गए। तो मतलब अलग अलग काम करने लगे, इसकी वजह से पॉवर्टी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, साथ ही साथ वहाँ पे इनकम की भी इनइक्वालिटीज़ थी, साथ ही साथ जो अदर रिसोर्सेज थी वो सारी चीज़ें भी इनइक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट थी। अलग अलग डिफरेंट लोगों को अलग अलग तरीके से लैंड, मतलब किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो उस हिसाब से रिसोर्सेज भी किसी के पास थे, किसी के पास नहीं थे। तो ये सारे क्या हुए हैं, कॉज हुए, क्यों रीज़न हुआ पॉवर्टी आने का, ठीक है। रिलीजन के हिसाब से जो फंक्शंस अटेंड किए जाते हैं वहाँ पे गरीब से गरीब इंसान भी कितने खर्चे कर देता है, पर फार्मिंग के लिए जब उसको सामान चाहता है तो उसके पास सेविंग्स होते नहीं हैं पुअर पीपल्स के पास, और वो बोरो करता है फिर भी उसको चुका नहीं पाता, तो वो एक डेब्ट का विक्टिम बन जाता है। तो ये सारे रीज़न हो गए कि क्यों एक पॉवर्टी, गरीबी क्यों आई। तो इन पॉवर्टी को हटाने के लिए किस तरह की चीज़ें अपनाई गई, तरीके अपनाए गए, तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी जो थी वो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव थी इंडिया की, कि वो किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव करेगी। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी, इस वक्त जो करंट में एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी चल रही है गवर्नमेंट की, वो बेस्ड है 2 प्लैंक्स पे। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रमोशन का, और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए गए कि किस तरीके से गरीबी को कम किया जाए, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स बनाए गए, स्कीम्स बनाए गए, उन पे टारगेट करना। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। मतलब कि वहाँ पे जो 30 ईयर लास्ट जो हमारे बीते हैं उनके हिसाब से जो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी, और वो गरीबी में कुछ भी तरह की रिडक्शन नहीं लाया। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट विच आर अबाउट 45%, जो ऑफिशियल पॉवर्टी थी उसको एस्टिमेट किया गया था जो कि 45% थी इन द अर्ली 1950s में, जो कि रिमेन सेम था इवन द अर्ली 80s में, ठीक। Since the 80s, Indian economic growth has been one of the fastest in the world. जो 80s से लेकर के अब जो है क्या है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे फास्टेस्ट है। कहाँ पे, वर्ल्ड में। द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5%। जो ग्रोथ रेट था वो जंप हुआ डायरेक्ट, एवरेज जो था हमारा 3.5% से ईयर इन 1970 के अंदर टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980 में डायरेक्ट वो 6% पे आ गया। इतनी फास्टेस्ट वहाँ पे ग्रोथ हुई इन 1980 एंड 1990 में। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, और ये हायर ग्रोथ रेट जो था वो हेल्प किया हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग
क्लियर दैट देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से हमें ये क्लियर हुआ कि सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग लिंक है किसके बिटवीन, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच में, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारी पॉवर्टी भी रिड्यूस करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे लिए प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोवाइड करता है हमें क्या, रिसोर्सेज जो हमें ज़रूरत है ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट कहने का मतलब है, जैसा हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो हम इन्वेस्ट करते हैं वही हमारी एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन के लिए डेवलपमेंट। दिस इज़ ऑल्सो इनकरेज पीपल, ये हमारी पीपल्स को इनकरेज करता है कि वो अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस को, इंक्लूडिंग गर्ल्स चाइल्ड, टू स्कूल इन द होप ऑफ गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। मतलब कि ये हमारी तरह से एक तरह से इनकरेज करता था इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट को इन्वेस्ट करना, ये हमारे लिए इनकरेज करता था कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, खासकर गर्ल्स को, ताकि वो एक बेटर इकोनॉमिक रिटर्न पा सकें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के बाद एजुकेशन के अंदर। द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पुअर पीपल थे वो डायरेक्टली एडवांटेज नहीं ले पाते थे किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट किए जाती थी इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू। मोर एवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशन। जो ग्रोथ था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम था। दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी। ये जो है ये डायरेक्ट बियर करता था पॉवर्टी को। एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, जो लार्ज नंबर था पुअर पीपल का जो लिव करते रहते थे इन विलेज, गांव में, एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो ज़्यादातर डिपेंड होते थे किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर। इन दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ ए क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। इसकी वजह से क्या था, यहाँ पे क्लियर दिखता था कि यहाँ पे ज़रूरत है किसकी, कि वो टारगेट कर सके एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के लिए। ऑल्दो देयर आर सो मैनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स को बनाया गया था ताकि वो अफेक्ट करती थी पॉवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, बहुत सारी स्कीम बनाई गई जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पॉवर्टी को ही अफेक्ट करती थी। सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यहाँ पे 2005 में बनाया गया था एक एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जो कि एम था कि वो प्रोवाइड करता था 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया के अंदर ये स्कीम निकाला गया था कि 100 दिन का काम एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दिया जाएगा, हर एक घर के अंदर वो इंश्योर किया जाएगा ताकि वो अपने रूरल एरिया में जीवन व्यतीत कर सके। इट ऑल्सो एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट। साथ साथ ये इसका एम ये भी था कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए, उस चीज़ को एड्रेस करें और जो कॉज होती थी इन सारी प्रॉब्लम्स को आने की, उनको वो एड्रेस कर सके। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, जैसे जहाँ पे डिफॉरेस्टेशंस होते थे, सॉइल इरोजन, जहाँ पे सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती थी, उन सारी जगहों पे वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए एड्रेस करना कि क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब, जो भी प्रपोज जॉब थे उनकी 1/3 क्या थे, हैज़ बीन रिजर्व फॉर वुमेन। उसका जो भी स्कीम या जो भी जॉब वहाँ पे बताया जाता था उसका 1/3 भाग जो था वो एक औरतों के लिए रिजर्व कर दिया जाता था। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक दिन के अंदर डेज में 220 करोड़ लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे। एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, 4.78 करोड़ हाउस होल्ड जो थे घर में रहने वाले लोग, उनको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे। द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन स्कीम आर 23%। SC/ST की जो औरतें थी वो 23% इस स्कीम में पर डे के हिसाब से आती थी, 17% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65, जो एवरेज वेजेस था वो भी इंक्रीज हुआ फ्रॉम 65
2006 to 7 में टू 132 इन 2013 to 14 में, मतलब 65 तक इसमें 2006-07 में, फिर 2013-14 में वो 132 हो गया जो एवरेज वेजेस था। अब दूसरा स्कीम देखिए, ये पहला स्कीम था, अब दूसरा स्कीम जो बना वो ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज़ अनदर स्कीम विच वॉज स्टार्टेड इन 1993। ये 1993 में बनाया गया। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका एम था, इस प्रोग्राम का एम था कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरिया। जो रूरल एरिया में पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो छोटे छोटे टाउन्स में लोग हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता था। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप अ स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री। और ये क्या करता था, उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में हेल्प करता था। ये दूसरी स्कीम थी। तीसरी स्कीम हमारी थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, जो कि लॉन्च किया गया था 1995 में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका भी एम था कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे अपॉर्चुनिटी, और रूरल एरिया के अंदर, स्मॉल टाउन्स के अंदर। अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब। इसका टारगेट था कि वो 25 लाख न्यू जॉब्स को टारगेट करता था क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। हैज़ बिन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। ये जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ये 10th 5-year प्लान्स के अंदर इस प्रोग्राम को लाया गया था। फिर उसके बाद एक नया स्कीम आया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, जो कि लॉन्च किया गया था 1999 में। द प्रोग्राम का एम ये था कि वो ब्रिंग करे द असिस्टेड पुअर फैमिलीज़ अबव द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। उनके लिए एक ऑर्गेनाइज करना सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो कि थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, जो कि बैंक क्रेडिट के साथ मिलके बना था, एंड गवर्नमेंट सब्सिडी के हिसाब से, अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। ये अनदर एक स्कीम था जो कि लॉन्च हुआ था 2000 में, जो कि एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज़ गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विस। ये एक एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस के लिए बनाया गया था कि वो इसको दे स्टेट को, ताकि वो बेसिक सर्विस जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल सेक्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को वो असिस्ट करें। एक अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम थी अंत्योदय आर्य योजना, नहीं, अंत्योदय अन्ना योजना AAY, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग अ मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में आप ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैज़ बिन मिक्स। इसका रिजल्ट जो था इस प्रोग्राम का वो काफ़ी मिक्स था। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर लेस इफेक्टिवनेस। इसका मेजर रीज़न क्या था कि ये लेस इफेक्टिवनेस थी वहाँ पे, इफेक्ट इसका ज़्यादा नहीं था। इसका लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया गया था और राइट टारगेट नहीं हुआ था। मोर ओवर देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे जो स्कीम्स इसको ओवरलैप कर गए, मतलब इसको ढक दिया, इसको नहीं सक्सेस इतना अच्छे से किया। तो डिस्पाइट गुड इंटेंशन, इसके बावजूद यहाँ पे अच्छी इंटेंशन थी, द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम आर नॉट फुली रीच टू द डिज़र्विंग पुअर। जो डिज़र्विंग पुअर थे, जो गरीब थे, जो डिज़र्व करते थे, वो सक्सेसफुली उन तक रीच नहीं कर पाते थे, आर नॉट फुल्ली रीच। ये सारी जो बेनिफिट्स थी स्कीम की, वो पूरी तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी जो इन चीज़ों की जिनको ज़रूरत थी। Therefore the major emphasis in recent year, इसका जो मेजर emphasis था recent year में is on the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviation program। कि मतलब कि जो भी कमी थी इस पॉवर्टी के प्रोग्राम्स में, जो भी कमी थी, उन सारी चीज़ों को प्रॉपर मॉनिटर किया गया रिसेंट ईयर में, ताकि वो उस चीज़ों को इम्प्रूव कर सके और उस चीज़ों को अच्छे से मीट कर सके, जो उस बेसिक प्रोग्राम की जो एम थे उन सारी चीज़ों को
अचीव कर सकें। द चैलेंजेस अहेड, जो भी सारी चैलेंजेस आई उन सारी चीज़ों के बारे में। पॉवर्टी हैज़ सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, अब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि गरीबी जो है वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन की। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इन इंडिया मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, पर उसके बावजूद क्या था कि जो प्रोग्रेस था पॉवर्टी रिडक्शन का वो रिमेन इंडिया में मोस्ट एक चैलेंज की तरह कंपील कर रहा था। वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन, जो डिस्पैरिटीज़ थी पॉवर्टी की वो विजिबल थी कहाँ पे, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ एंड अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स थी उनके अंदर भी ये डिस्पैरिटीज़ दिखाई दे रही थी, मीन्स भेदभाव जो थे वो वहाँ पे दिखाए जा रहे थे। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल, जो कुछ ऐसे सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, पॉवर्टी में डूबे हुए थे। पॉवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक अ बेटर प्रोग्रेस, गरीबी का जो रिडक्शन का था वो एक्सपेक्ट करता था कि वो बेटर प्रोग्रेस करे इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में आगे जाके। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये एक तरह से एक स्ट्रेस बनाए यूनिवर्सली, मतलब कि हर किसी को ज़रूरी है एजुकेशन लेना। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मतलब कि पॉपुलेशन रेट को भी वहाँ पे कम करना। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, जो वुमेन की जो एम्पावरमेंट होती है, मतलब कि वुमेन को जॉब मिले, उसको ताकत मतलब राइट्स मिले, उन सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करना। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और साथ ही जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग वीकर हैं उनको भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तभी ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे नेक्स्ट टू 10 to 15 ईयर के बाद क्या होगा, वहाँ पे रिडक्शन होगा पॉवर्टी में। दीज ऑफिशियली डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर ओनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन टू पीपल, ये एक ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी का कि हाउएवर कैप्चर ओनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन टू पीपल, क्या सच में पॉवर्टी का मतलब है लोगों के लिए, कुछ ऐसे लिमिटेड पार्ट में ये कैप्चर किया गया। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सटेंसेस लेवल, मीन्स कि जो गुजारा होना, मिनिमम गुजारा होना जो लेवल होता है कि इस मिनिमम लेवल में हमारा इतना गुजारा हो जाएगा, तो ये बता रहा है कि लिविंग रेदर देन अ रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग, मतलब कि इतना कि हाँ ये रीज़नेबल है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए इतना चाहिए ही चाहिए, गुजारा करने के लिए नहीं, मतलब रीज़नेबल लेवल होना चाहिए। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, बहुत सारे स्कॉलर्स एडवोकेट थे जो कि ब्रॉडन कॉन्सेप्ट दिए ह्यूमन पॉवर्टी के ऊपर। अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल में हैव बीन एबल टू फीड, जो लार्जर लोग थे वो क्या थे, वो इतने एबल नहीं थे कि वो अपने आप को खुद फीड करा सकें, मतलब प्रॉपर खाना पीना अपने लिए अरेंज कर सकें। बट डू दे हैव एजुकेशन, पर वो क्या वो एजुकेशन के थ्रू कर सकते थे शेल्टर्स और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटीज़ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो फ्री हैं कास्ट और जेंडर, मतलब जो भेदभाव होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि लड़का लड़की में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, वो सारी चीज़ों से। इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, क्या अभी भी चाइल्ड लेबर जो है वो कॉमन है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विथ डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस था वो डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे एक्सपीरियंस करके दिखाया गया। द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन था पॉवर्टी का वो भी चेंज हुआ। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑल्सो ऑलवेज अ मूविंग टारगेट, जो वहाँ पे पॉवर्टी का था वो हमेशा ही टारगेट की तरफ मूव करने लगा। होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म ऑफ ओनली इनकम, होपफुली क्या है कि हम इतने एबल हो सके कि वो प्रोवाइड करें मिनिमम जो नेसेसरी हमें ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल, जो लोग हैं उनके लिए इनकम मतलब पैसे। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डेकेड, आने वाले नेक्स्ट डेकेड्स में हम उसके एंड तक में हम लोगों को इनकम के हिसाब से वहाँ पे मिनिमम इनकम उनको प्रोवाइड करा सकें।
ये उनका टारगेट था कि वो इतना कर सकें, बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मेनी ऑफ द बिगर चैलेंज। बट ये टारगेट जो था वो क्या किया, वो मूव किया किसके तरफ, और भी जो अलग से बहुत सारे जो चैलेंजेस थे बड़े बड़े उनके तरफ, दैट स्टिल रिमेन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, और जो कि अभी फिर भी जो रिमेन है क्या, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी उन सब के लिए, एंड अचीविंग अ जेंडर इक्वालिटी, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी पाना और डिग्निटी, गौरव पाना, गरीबी पे जो है डिग्निटी पाना, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो है वो डिग्निटी पाना। दीज विल बी इवन बिगर टास्क, और ये जो क्या है एक बहुत बड़ा टास्क कहलाया। समरी, आइए थोड़ा समरी देखते हैं। यू हैव सीन इन दिस चैप्टर, आपने ये देखा इस चैप्टर के अंदर कि दैट पॉवर्टी हैज़ मैनी डायमेंशन, पॉवर्टी के बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं, पार्ट्स हैं। नॉर्मली दिस इज़ अ मेजर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये हम मेज़र किए पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मतलब उसके पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने मेज़र किया ये कि पॉवर्टी का जो है अलग अलग डायमेंशन है, मीन्स हर लेवल पे जो है अलग अलग लेवल हैं पॉवर्टी के, उसके हिसाब से हमने पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट से हमने जाना। थ्रू दिस कॉन्सेप्ट वी एनालाइज अ मेन ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड इन पॉवर्टी, इस कॉन्सेप्ट से हमने ये भी एनालाइज किया कि ग्लोबल और नेशनल ट्रेंड क्या है पॉवर्टी के अंदर। बट इन रिसेंट ईयर एनालाइज ऑफ पॉवर्टी इज़ बिकमिंग रिच, पर आने वाले समय में क्या है, पॉवर्टी का जो एनालाइज होगा वो रिच हो जाएगा काफ़ी, थ्रू द वैरायटी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे सोशल एक्सक्लूजन के हिसाब से। सिमिलरली द चैलेंजेस इज़ बिकमिंग बिगर, इसी तरीके से जो चैलेंजेस हैं वो आने वाले समय में काफ़ी बढ़ जाएंगे। एज अ स्कॉलर एंड ब्रॉडनिंग द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, और जो स्कॉलर्स हैं वो ब्रॉड हो जाएंगे इनके कॉन्सेप्ट और ये ह्यूमन पॉवर्टी में आ जाएंगे। सो होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का आपको डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।